So we'll go ahead with next topic, that is mechanical equilibrium. तो हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट. दिस आर द टू लास्ट रिमेनिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम थ्योरी पार्ट ऑफ योर स्टेट बोर्ड सिलेबस. तो नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और याद रखना ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तुमको 12th में भी काम में आएगा. तो व्हाट इज दिस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए पहले तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू नो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. उसके लिए तुमको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता है, ऐसा अजम्पशन होता है. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एवरी पार्टिकल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस an external unbalanced force is applied to it. When you apply external unbalanced force to an object, तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है. तो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको ऑलरेडी पता है कि F होता है dp by dt. गुड. तो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो? वी नो दैट when we apply external unbalanced force on the body, momentum of the body changes. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स. इसका मतलब ये भी है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स तुमने अप्लाई ही नहीं किया तो dp बाई dt क्या हो गया? जीरो. क्या हो गया? जीरो. अगर dp बाई dt जीरो है, किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट. दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट. सो वी नो दैट if external force acting on a system, मैं अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिस्टम. क्यों? क्योंकि रिमेंबर, अगर मेरे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स लगा रहा हूँ तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे ही लग रहा है. लेकिन अगर मेरे पास एक सिस्टम में मोर देन वन ऑब्जेक्ट है, 2 3 4 5 6, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम. इसलिए मैंने डायरेक्टली वर्ड यूज किया सिस्टम. तो सिस्टम मीन्स इधर यू हैव सिंगल ऑब्जेक्ट और यू हैव कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो वी नो दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, then momentum remains constant. Then momentum of the system remains constant. और ये जो स्टेट होता है सिस्टम का, इन विच नो फोर्स इज एक्टिंग या फिर इन विच मोमेंटम इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो दिस स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. दिस स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो अगली बार से जब भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में वर्ड सुनोगे तो रिमेंबर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? जीरो. और फोर्स, क्योंकि फोर्स एक्टिंग इज जीरो, व्हाट इज कांस्टेंट? मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट. रिमेंबर. अब ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम पे एक फोर्स है, दो फोर्स है, तीन फोर्स है, एन नंबर ऑफ फोर्सेस है, लेकिन सारे के सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है? जीरो. कितना है? जीरो. तो मैंने यहाँ पे फिलहाल तो एक फोर्स बोला, बट इट इज नॉट रियली कंपल्सरी कि एक ही फोर्स हो. तो वी कैन से सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो. Acting on the system is zero. So therefore you have summation of all the forces equals to zero. Summation F equals to zero. बराबर. But what is force? Mass into acceleration. अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो है. Therefore acceleration is zero. Is also zero. But what is acceleration? dv by dt. लेकिन a जीरो है तो dv by dt क्या हो गया? जीरो. मतलब क्या कांस्टेंट? velocity is also constant, therefore v is also
कांस्टेंट। इसका मतलब पूरे सिस्टम में कहीं पे भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। So remember, if a system is in mechanical equilibrium, it also means that there is no change in the velocity in any part of the system. पूरे सिस्टम में कहीं पे भी velocity change हुआ क्या? नहीं। So therefore it implies there is no change. There is no change in any. There is no change in velocity in any part of the system. There is no change in velocity in any part of the system. ओके, सिंपल। तो अगली बार से जब भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ये वर्ड सुनोगे, फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज व्हाट इज जीरो? फोर्स। जब एक सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो उस सिस्टम को क्या बोलते हो? सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फोर्स जीरो होने का मतलब होता है मोमेंटम कांस्टेंट होना, क्योंकि फोर्स इज dp बाई dt, फोर्स जीरो तो dp बाई dt इज जीरो, मतलब p इज कांस्टेंट। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा मतलब क्या होता है? मोमेंटम इज कांस्टेंट, राइट? और मोमेंटम वैसे भी मास इनटू वेलोसिटी है। मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। सो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन क्या है? वो भी जीरो है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के चार मतलब होते हैं। फोर्स इज जीरो, एक्सेलेरेशन इज जीरो, वेलोसिटी एंड मोमेंटम आर कांस्टेंट्स। वेरी गुड। अब ये जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है ये तीन टाइप के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एक को आप बोलते हो स्टेबल, एक को आप बोलते हो अनस्टेबल, और एक को आप बोलते हो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अभी मैं जानबूझ के तुमको बोल रहा हूँ मैकेनिकल, ये वर्ड याद रखना, क्योंकि तुम जब 12th में जाओगे तो तुम अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम सीखोगे। उसमें से एक होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होगा थर्मल इक्विलिब्रियम, और एक होगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, चार नहीं होते, तीन होते हैं। एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, याद रखना। दूसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, वो भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ बिकॉज सर्दियों में अच्छा है, यू गेट टू अंडरस्टैंड क्विकली। फॉर एग्जांपल, अगर तुम गरम गरम चाय लाए, उसको थोड़ा टाइम तुमने टेबल पर रख दिया, व्हाट हैपन्स आफ्टर अ व्हाइल? ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर वो टी का था, लोअर था सराउंडिंग का, तो हीट लॉस हो गया। और उल्टा किया, कोल्ड ड्रिंक को रख दिया बाहर, तो थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाता है, क्योंकि इस केस में कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम है, इसलिए तो कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं ना, हॉट ड्रिंक क्यों नहीं बोलते उसको? कोल्ड ड्रिंक, सराउंडिंग का ज़्यादा है, तो कोल्ड ड्रिंक सराउंडिंग से हीट लेता है और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इन बोथ द केसेस थोड़ी देर के बाद सराउंडिंग का और सिस्टम का, सिस्टम चाय भी हो सकता है, सिस्टम कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? सेम, है ना? इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो व्हेन टू बॉडीज रीच अ कॉमन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है, उस केस में हीट एक जगह से दूसरा जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे फ्लो होता है क्या? नहीं। कब तक फ्लो होता है? जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो तब तक। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तीसरा इक्विलिब्रियम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है देयर इज नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शन एनीवेयर बिटवीन द सिस्टम। सिस्टम में कहीं पे भी ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस नहीं है, वो हम डिटेल में सीखेंगे 12th में। तो अगर फोर्स जीरो है तो कौन सा इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल। अगर हीट नहीं फ्लो हो रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम। बराबर? करेक्ट? पक्का पक्का। और अगर देयर इज नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम। और ऐसा सिस्टम जिसमें तीनों ही इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो गए, मतलब ऐसा सिस्टम
जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, जो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है और जो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, उसको बोलते हो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। पक्का? गुड। हमारा फिलहाल फोकस है किस पे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे। तो मैं जो 3 टाइप बता रहा हूँ ये किसके है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, second is unstable equilibrium, and third is neutral equilibrium. Neutral equilibrium. Okay, good. Then अब तीनों को समझने के लिए हम what we will do is we will take 3 different cases. तीनों केसेस में एक बॉल है जो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, और तीनों केसेस में जो बॉल है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज 0। तो 3 केसेस लेंगे। एक केस समथिंग लाइक दैट, तो एक केस ऐसा है, विल टेक 3 केसेस। एक केस ऐसा है, दूसरे केस में व्हाट वी हैव इज इन द सेकंड केस समथिंग लाइक दैट, और तीसरा केस इज दिस वन। तीनों ही केसेस में वी हैव अ बॉल विच इज एट रेस्ट बिकॉज द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज 0। तो पहले केस में बॉल यहाँ था, दूसरे केस में यहाँ है, और तीसरे केस में यहाँ पे है। व्हाट आई विल डू इस मैं इनको नाम दे देता हूँ, डायग्राम ए, डायग्राम बी एंड डायग्राम सी। गुड। तो टू अंडरस्टैंड दीज 3 इक्विलिब्रियम्स हमने तीनों में ही सेम केस ले लिया। सो कंसिडर a ball under equilibrium as shown in figure A, B and C। तीनों ही केसेस में बॉल रेस्ट पे है, वेलोसिटी कितना है? 0 है, फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड है। तो क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। अब एक एक करके केस स्टार्ट करेंगे। केस 1 पहले समझेंगे व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता क्या है? ऑल ऑफ यू नो, आप तुमको सबको पता ही है, सिर्फ तुमको ये पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर केस ए, इस केस में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ और छोड़ देता हूँ, क्या होगा? क्या होगा? पीछे जाएगा कि अपने ओरिजिनल पोजीशन के पास वापस जाएगा? यस, राइट। ऐसा क्यों हुआ? बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले ये जो पोजीशन था, पहले केस पे ध्यान देना, बी और सी को मत देखो फिलहाल। ये ऑब्जेक्ट अपने मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे है, क्योंकि सबसे कम हाइट वाला पॉइंट मोस्ट स्टेबल होता है। अब ऐसा क्यों होता है? उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न है, आपको नहीं पता हो तो अभी आज पता लग जाएगा। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एनी ऑब्जेक्ट, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इट ऑलवेज ट्राइज टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इट ट्राइज टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल, ये पेन यहाँ पे रेस्ट पे है, इसको छोड़ दिया मैंने, कहाँ गया? नीचे। क्यों गया? ग्रेविटी इज वन रीजन, बट द मेन रीजन इज यहाँ पे हाइट ज़्यादा था, हाइट ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। जैसे इसको छोड़ा मैंने, ये नीचे गया, तब तक नीचे गया जब तक इसको इसका पोटेंशियल एनर्जी कम करते आया, तब तक। तो इसको नया पोजीशन मिल गया। नए पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले वाले पोजीशन से कम है। अब इसको मैं और भी एक खिड़की के बाहर से छोड़ दूँ, क्या होगा? इट विल कीप फॉलिंग। कब तक? जब तक ग्राउंड पे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ग्राउंड इज न्यू पोजीशन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज इवन लेस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक रेस्ट पे नहीं आता जब तक उसको क्या नहीं मिलता? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन नहीं मिलता।
हाँ कि ना? तो डायग्राम ए में जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ये सबसे कम हाइट वाला पॉइंट था, और सबसे कम हाइट वाला पॉइंट होता है मोस्ट स्टेबल पोजीशन। इसका मतलब उस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सबसे कम है, बराबर। तो रिमेंबर इन फिगर ए द ऑब्जेक्ट मतलब बॉल इज एट इट्स मोस्ट स्टेबल पोजीशन and is said to be in stable equilibrium. Stable equilibrium. If it is slightly displaced, from its equilibrium position and released, उसको अगर मैं उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं और उसको रिलीज कर दूं एंड रिलीज्ड, तो क्या होगा? then it moves towards its original position. इतना सफिशिएंट है एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल पोजीशन था वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट था, इसके लिए वहां गया। ये हमको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल केस है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के 3 टाइप है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पार्टिकल का ओरिजिनल पोजीशन होता है वो ऑलरेडी सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है, और कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा ट्राई करता है अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने का, लेकिन ये सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है। इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हो तुम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग देखते हैं केस बी में जो ऑब्जेक्ट है ना, वो अपने मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन पे है, वो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि फोर्सेस आर बैलेंस्ड, लेकिन वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। अब अगर मैं इस बॉल को स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूँ और छोड़ देता हूँ, क्या होगा? नीचे जाएगा। तो ऑब्जेक्ट नीचे इसलिए गया क्योंकि नीचे हाइट और भी कम है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और भी कम है। और मैंने अभी बोला एवरी पार्टिकल ट्राइज टू अचीव अ पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, it moves further away from its equilibrium position, मतलब ओरिजिनल पोजीशन, एंड नेवर कम्स बैक। गया तो गया, वापस नहीं आएगा वो। पक्का। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलोगे? अनस्टेबल। तो इन फिगर बी, so let us just very quickly understand what is unstable equilibrium again. तो unstable equilibrium in figure B the object मतलब the ball is at its most unstable position and is said to be in unstable equilibrium. If the ball is slightly displaced or disturbed, and released, तो क्या होगा? It कहाँ जाएगा? It moves away. It moves further away
फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड नेवर कम्स बैक, अभी लास्ट टाइप का इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल है। लास्ट टाइप के इक्विलिब्रियम में बॉल एक प्लेन पे है और एक प्लेन सरफेस का हाइट ग्राउंड से हर जगह पे सेम होता है। जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, दिस इज लाइक अ प्लेन, मैं इस प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी खड़ा हूँ, मेरा हाइट तो ग्राउंड से सेम है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी सेम है। इसका मतलब इस पूरे सरफेस पे ये बॉल कहीं पे भी हो, प्लेन सरफेस है तो ओवर अ प्लेन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज सेम। इसका मतलब मैं अगर इस बॉल को अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो जहाँ है वो वहीं रह जाएगा। सो इफ द बॉल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, द बॉल रिमेन्स इन दैट पोजीशन, क्योंकि वो पोजीशन और जो उसका पुराना पोजीशन था, बोथ ऑफ देम हैव सेम पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हो? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट अपने नए पोजीशन पे ही रुक जाता है, डज नॉट गो टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो मैं लिख के नहीं देने वाला हूँ बिकॉज इट इज एवरीथिंग इन नोट्स। पक्का पक्का सिंपल कॉन्सेप्ट था, गुड। अब अगला कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, अभी लास्ट ईयर तो कम से कम लास्ट ईयर जेई नीट में से ये हटा दिया था। आपके बैच का मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा और ये इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, डिफ़िकल्ट है नहीं, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो, नहीं तो अदरवाइज इट इज़ टू सिंपल। तो मे बी दे ब्रिंग इट बैक टू योर सिलेबस, मे बी दे डोंट। तो भी एग्ज़ाम आपका 1.5 साल के बाद होगा, तब तक हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आई विल डू माई ड्यूटी और मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा सिखा दूंगा, सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास ना फाइंड कैसे करते हैं वो तो फॉर्मूला है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पता होना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? तो पहले आप समझ लेंगे व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एवरी ऑब्जेक्ट, ये गलती है, जब मैंने आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था तभी बोल दिया था कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट के लिए होता ही नहीं है, वो पॉइंट मासेस के लिए होता है। तो एवरी पार्टिकल या एवरी पॉइंट मास रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन unless an external unbalanced force is applied to it. Newton's laws of motion, we know that. What do you know? We know that. We know that Newton's laws of motion, Newton's laws of motion, Newton's laws of motion are strictly ये स्ट्रिक्ट कंडीशन है, आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल या वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करते हैं उस पर न्यूटन लॉ अप्लाई करके। बॉल का मोशन स्टडी करना है, अप्लाई न्यूटन लॉ। कार का मोशन अप्लाई करना है, पढ़ना है, अप्लाई न्यूटन लॉ। तो हम लोग ऐसा कहीं पे भी न्यूटन लॉ अप्लाई कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल क्यों, उसका रीजन समझ लो। तो पहला तो तुमको ये पता होना चाहिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। अब वो क्यों है उसका रीजन है, बताता हूँ क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक पॉइंट मास है जो रेस्ट पे है, मैंने फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगा दिया तो इसका क्या हुआ? इसका हुआ एक्सेलरेशन। क्या हुआ? एक्सेलरेशन, बराबर। तो तुमने फोर्स कहाँ लगाया? पॉइंट पे, और एक्सेलरेशन किसका हुआ? पॉइंट का। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे लगा दूं, जैसे कि एक बॉल पे, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने जब बॉल पे फोर्स लगाया, लेकिन द क्वेश्चन इज बॉल पे तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना, तो एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे फोर्स लगा, राइट। सो to study motion of extended objects in accordance with Newton's laws of motion, two question arises. तुमने फोर्स तो लगाया बॉल पे, लेकिन फोर्स लगा कौन से पॉइंट पे? तो बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे। नंबर 2,
यहाँ पे कैसे हमने लगाया था फोर्स, किस पे लगाया था, पॉइंट मास। एक्सेलरेशन किसका हुआ था, पॉइंट मास। यहाँ पे फोर्स कहाँ लगाया पता नहीं, एक्सेलरेशन किसका हुआ वो भी पता नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। फिर हम सेंटर ऑफ मास डिफाइन करेंगे। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए, प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है, इफ वी वांट टू स्टडी द मोशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स like a ball or a car, etc., of extended objects, then two problems or questions arise. Number one, क्या था number one, क्या था, at which point of the body force is acting, है ना, at which point of the body force is acting. Number two, किसका एक्सेशन हुआ, एक्सेशन ऑफ विच पॉइंट इज बीइंग कंसिडर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ विच पॉइंट इज बीइंग कंसिडर्ड। तो कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लोग देख रहे हैं, गुड, रिमेंबर। तो अभी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ध्यान, क्योंकि अभी सेंटर ऑफ मास डिफाइन होगा। अभी तो सिर्फ प्रॉब्लम समझ में आया। प्रॉब्लम ये था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर पॉइंट मास, क्योंकि फोर्स जब लगाते हो तो पॉइंट मास पे लगता है, और एक्सेलरेशन में किसका होता है, पॉइंट मास का। हम लगा देते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे विदाउट इवन थिंकिंग कि उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल्स, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, तो फोर्स लगाया किस पे लगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा किस पे लगा। नंबर टू, एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट का देख रहे हो। तो ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, और एज आई टोल्ड यू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स। मैं एक पॉइंट सेंटर में दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट, बाकी सारे पॉइंट यहाँ वहाँ ही होंगे, ऑफकोर्स यहाँ वहाँ होंगे, बट ऑब्वियस सेंटर पे एक ही पॉइंट होता है। अब जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, थोड़ा सा और भी एक काम करता हूँ, मैं एक पॉइंट पार्टिकल साइड में भी ले लेता हूँ। एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पार्टिकल पे फोर्स लगाता, तो ये पॉइंट पार्टिकल क्या करता, मूव होता। मूव कैसे होता, स्ट्रेट लाइन में होता। कैसे होता, स्ट्रेट लाइन में। और ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही देखा था, मैंने आपको बोला था कि मोशन लीनियर होने वाला है, कि सर्कुलर होने वाला है, कि प्रोजेक्टाइल होने वाला है। वो दो पैरामीटर डिसाइड करते हैं। कौन से दो पैरामीटर, नीट का PYQ भी है, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और हमने देखा था लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज पैराबोलिक मोशन। ये तीन मोशन डिस्कस किए थे। हमने देखा था लीनियर मोशन के केस में ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, पार्टिकल रेस्ट पे है, तुम इस पार्टिकल को किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दो। If the particle is at rest, then acceleration in any direction will produce which motion? Linear motion. Which motion? Linear motion. बराबर, पक्का, श्योर। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट पार्टिकल था जो रेस्ट पे था, मैंने उसको एक्सेलरेशन दे दिया, क्या प्रोड्यूस होगा? लीनियर मोशन। क्या प्रोड्यूस होगा? लीनियर मोशन। मतलब इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन अ पार्टिकल एट रेस्ट, which type of motion does it perform? Linear motion. If I apply the force on the ball, which is an extended object, तो याद रखना इस पूरे के पूरे बॉल में एक ही ऐसा पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव होगा। एक ही पॉइंट है, सेंटर। बाकी सारे पॉइंट क्या होंगे, बॉल घूमता है ना, तो बाकी सारे पॉइंट भी क्या करेंगे, घूमेंगे। तो बाकी सारे पॉइंट ऐसे जाएंगे, राइट, सारे के सारे, सिर्फ एक को छोड़ के। एक ही ऐसा पॉइंट है जिसका मोशन क्या है, लीनियर।
बराबर। और अगर पार्टिकल होता तो मोशन क्या होता, लीनियर। इस बॉडी में एक ही पॉइंट है जिसका मोशन क्या है, लीनियर। और अगर पॉइंट पार्टिकल होता तो क्या करता, लीनियर। इसका मतलब पूरी बॉडी में एक ही पॉइंट है जिसका बिहेवियर एग्जैक्टली इक्वल टू पॉइंट मास है, और उस पॉइंट को बोल देते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। सो इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, if we apply force on an extended object, on an extended object, there is only one point, there is only one point of the object which behaves like a point mass, like a point mass। और इस पॉइंट को क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ मास। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट at which whole mass of the body is supposed to be concentrated in order to study the motion of object in accordance with Newton's laws of motion। मैं पूरा कॉन्सेप्ट वापस समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन वापस बता दूंगा। फिजिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यू हैव टू कीप थिंकिंग। दिमाग की बत्ती बंद करके नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। इट्स नॉट समथिंग स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। सब्जेक्ट ऐसा है, समझा तो बेस्ट, नहीं समझा तो फिर आपको तो पता ही है। अब मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं हर दिन एक बार बोलूँगा, फिजिक्स ये सबसे सिंपल सब्जेक्ट है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्ट तुमको लाना पड़ेगा। गुड। प्रॉब्लम क्या है समझ लो, प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है, दिक्कत हमारी छोटी सी है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन रियल लाइफ में पॉइंट मासेस नाम की चीज़ ही नहीं होती। रियल लाइफ में बॉल लोगे तो पॉइंट मास नहीं है, रियल लाइफ में कार की बात करोगे तो पॉइंट मास नहीं है। बॉल और कार मोशन में हो सकते हैं, मैं खुद मोशन में हूँ, मैं पॉइंट मास नहीं हूँ। तुम भी चलते हो, घूमते हो, फिरते हो, तुम पॉइंट मास नहीं हो। लेकिन तुम्हारा मोशन स्टडी करना है तो हमको लॉ कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन किसके लिए एप्लीकेबल थे, पॉइंट मास के लिए। पक्का पक्का। तो ये प्रॉब्लम है कि स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। हमको स्टडी करना है मोशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स लॉज, बराबर। तो दो क्वेश्चन खड़े हो गए। अब फोर्स कौन से पॉइंट पर लग रहा है, तो टू क्वेश्चंस अराइज, एट विच पॉइंट ऑफ द बॉडी फोर्स इज एक्टिंग, क्योंकि देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेशन ऑफ विच पॉइंट इज टू बी कंसिडर्ड। तो हमने बोला चलो एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट लेते हैं, इसको थॉट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं फिजिक्स में। एक बॉल लेते हैं, बॉल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और एक पॉइंट लेते हैं, वो बॉडी 1 है बॉडी 2। अगर पॉइंट होता उस पर फोर्स लगाता तो फोर्स उसी पे लग रहा है, और वो क्या परफॉर्म करता, लीनियर मोशन। बॉल पे फोर्स लगा दिया, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया, तो उस बॉल का एक ही पॉइंट है जो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बाकी सारे गोल घूम घूम के जा रहे हैं ना, सर्कुलर मोशन, राइट, करेक्ट। तो पूरे बॉडी में एक ही ऐसा पॉइंट है जिसका बिहेवियर एग्जैक्टली कैसा है, पॉइंट मास जैसा। उसको क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ मास। ये तो थ्योरेटिकल आइडिया क्लियर। अब डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन ऐसा करते हैं, अगर पूरे बॉडी का मास मैं एक पॉइंट में डाल देता, बराबर, करेक्ट, और उसको जहां मैं रखता उसको क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ मास। नाम में ये सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज, सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज, सेंटर ऑफ मास is defined as a point, is defined as a point at which, उस point पे at which the whole mass, body का पूरा मास वहीं पे है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। The point at which whole mass of the body, whole mass of the body is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated, to be concentrated। क्यों किया ऐसा, क्यों किया, टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड था, लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किसको एप्लीकेबल है,
पॉइंट मास को हमने क्या इमेजिन कर लिया, बॉडी का पूरा मास कहाँ पे है, एक सिंगल पॉइंट में है, राइट। ये क्यों किया, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट का क्या स्टडी करना था, मोशन। तो स्टडी द मोशन of an object, to study the motion of object in accordance with Newton's laws of motion, in accordance with Newton's laws of motion, पक्का पक्का यहाँ तक क्लियर, श्योर। What is center of mass? It is a point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. क्यों? In order to study the motion of the object in accordance with Newton's laws of motion. अब just for an example, जितने भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, रिंग है, इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो फॉर ऑल द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लाइक अ रिंग मतलब सर्कल, लाइक अ स्फीयर, या फिर लाइक अ स्क्वायर, लाइक अ रेक्टेंगल, इन सब का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास है। और आपको पता होगा सर्कल का सेंटर इज एट द सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। स्क्वायर का कहाँ पे होता है, द पॉइंट एट विच डायगोनल्स इंटरसेक्ट, है ना। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के केस में where is the center of mass at its geometrical center। लेकिन अगर मेरे पास एक की जगह पे दो ऑब्जेक्ट्स है, तो ये याद रखना, अगर मेरे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता, इस सिंगल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है। लेकिन अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके खुद के सेंटर पे, दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर मास उसके खुद के सेंटर पे। लेकिन पूरे सिस्टम का सिस्टम में कितने पार्टिकल्स है, दो। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमेशा होता है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। तो ये दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उस लाइन पे कौन होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अगला टॉपिक अभी मैथ चालू हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूलाज, मेरे पास अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर, कंडीशन क्या था, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। व्हाट इज सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, व्हाट इज सिमेट्रिक का मतलब होता है सेंटर से रुक के मैं कहीं भी देखूँ ना, मुझे सेम दिखना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ से देखता हूँ तो सेम हर डायरेक्शन में मुझे सेम दिखता है, तो सिमेट्रिक बोलते हो। अगर ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट हुआ, मैं इधर से देख रहा हूँ सेम दिखेगा नहीं, इधर से देख रहा हूँ सेम दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री मतलब होता है हर डायरेक्शन में सेम होना। पक्का 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 पक्का। तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर। अगर दो ऑब्जेक्ट है, पहले का अपने सेंटर पे, दूसरे का अपने सेंटर पे, लेकिन पूरे सिस्टम का कहाँ पे, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज, बराबर। अब इसमें एक कंडीशन और है, अगर दोनों बॉडीज का मास सेम हो, तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, उसका मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है। अगर मास सेम हो तो उसमें से अगर एक आधा बॉडी बड़ा हो गया और एक छोटा है, तो दिख भी रहा है तुमको, क्या दिख रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, सेंटर ऑफ मास इज नियर द लार्जर बॉडी विथ मोर मास, बराबर, करेक्ट, पक्का पक्का। अगर ये बॉडी को मैंने और भी बड़ा कर दिया तो ऐसा भी स्टेट आएगा जिसमें सेंटर ऑफ मास विल बी इनसाइड द लार्जर बॉडी। अब अगर तुमको ये पता है तो तुमको अगला टॉपिक समझेगा। देखो अगला टॉपिक क्या है, क्या लिखा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, लिखा है क्या सर, यस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। आपको डिराइव कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। यू आर नॉट सपोज टू डिराइव सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, वापस से मेरा निवेदन है आप सबसे, सॉरी फॉर स्पीकिंग शुद्ध हिंदी, कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे थे ना, अपने आप ध्यान आ जाता है, सडनली कुछ नया वर्ड सुना। निवेदन ये क्या होता है,
May I have your attention, please? Please pay attention. लक्ष्य दे रहे थे. Okay, good. I speak fluent मराठी. बट आपको इंग्लिश में लिखना है एग्जाम में तो मेरा मजबूरी बन जाता है. आई हैव टू टीच इन इंग्लिश. बरं, जाऊ द्या. अब आइडिया ये है, हाउ मेनी पार्टिकल्स डू यू हैव? 2. कितने हैं? 2. तो सबसे पहले इफ यू हैव 2 पार्टिकल्स, दीज 2 पार्टिकल्स विल बी समवेयर. तो पहले पार्टिकल को हम बोल देते हैं ए पॉइंट पे. अब पार्टिकल तो मास होगा, इसका मास कितना है? m1, बराबर. अब अगर पार्टिकल है, मास है, तो इसका कोई लोकेशन भी होगा. लोकेशन हम हमेशा एक पर्टिकुलर ओरिजिन से मेजर करते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको, x, y एंड z, बराबर. पक्का पक्का. मेरे पास और एक पार्टिकल है b. ये b पार्टिकल का मास कितना है? m2. कितना है? m2. अब ये जो a पार्टिकल है, ये जो a पार्टिकल है, आपको याद है चैप्टर नंबर 2, हाँ, मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर. व्हाट वाज पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. मतलब उसका हेड हमेशा पॉइंट होना चाहिए, टेल हमेशा ओरिजिन पे होना चाहिए. तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया. ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल r1 बार. गुड. पक्का पक्का. श्योर श्योर. मुझे सेकेंड पार्टिकल का भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है. तो ओरिजिन से सेकेंड पार्टिकल तक ये हो गया r2 बार. वेरी गुड. अभी मैंने आपको बोला कि अगर मेरे पास 2 पार्टिकल है तो दोनों पार्टिकल एज अ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? लाइन ज्वाइनिंग द 2 सेंटर्स. तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ कर दिया. इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे कहीं तो होगा. चलो मान लेते हैं कहाँ पे है? C पे. अब ये जो C है वो कौन है? सेंटर ऑफ मास है. किसका सेंटर ऑफ मास है? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, बराबर. तो मैंने ओरिजिन से उस पॉइंट C तक भी एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया r बार. ये r बार कौन है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. C पे कोई मास नहीं है, ये इमेजिनरी पॉइंट है. मैंने इसलिए पहले ही डिफाइन कर दिया. सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द whole mass of the body is supposed to be concentrated. इमेजिनरी. वहाँ पे कोई मास वास है नहीं, हम इमेजिन करते हैं. पक्का पक्का पक्का. मैं वापस एक बार सिचुएशन बता देता हूँ. इट इज़ टू सिंपल. डायग्राम थोड़ा ड्रॉ होने का डिफिकल्ट दिखता है, वो है नहीं. इट इज़ टू सिंपल. बस बात ऐसी है, इधर एक मास था, इधर एक मास था. पहला मास जिधर था उसको बोल दिया पॉइंट ए, दूसरा जिधर है उसको बोल दिया पॉइंट बी. इसका मास है m1, इसका मास है m2. दोनों का लोकेशन बताने के लिए हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगता है, क्योंकि लोकेशन तुम कहीं से तो मेजर करोगे ना. बराबर. जैसे जब तुम ट्रैवल करते हो, सपोज यू वेंट आउटसाइड फॉर अ वैकेशन, वापस आ रहे हो, ऐसा देखा तुमको दूल्हे 10 किलोमीटर ऐसा पत्थर लगे होते ना, जिसको तुम माइलस्टोन बोलते हो. वैसे इंडिया में माइलस्टोन नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया में डिस्टेंस माइल्स में मेजर ही नहीं होता है, किलोमीटर्स में होता है. किलोमीटर स्टोन. मेरा क्वेश्चन ये है, 10 किलोमीटर तुमको दिखा, अरे दूल्हे 10 किलोमीटर कहाँ से? तुम्हारे घर से, मेरे घर से, कहाँ से? हाँ, it is always from post office to post office. The distances between 2 cities are always measured from one post office to the other. तो हमारे सिटी का पोस्ट ऑफिस वहाँ से. गुड. एनीवेज, तो ये A और B 2 पॉइंट्स है. अब दोनों पॉइंट्स का लोकेशन एक वेक्टर से देंगे हम लोग, जिसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर. पहले का r1 बार और दूसरे का r2 बार. अब हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम लाइज समवेयर ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ 2 मासेस. इस लाइन पे कहीं तो होगा, कहीं तो होगा. तो कहीं पे तो मान लो ना, इसको C पॉइंट बोल दो. तो C सेंटर ऑफ मास है. यहाँ पे कोई मास नहीं है, यहाँ पे ये इमेजिनरी पॉइंट है. और ये जो सेंटर ऑफ मास है C, इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं कैपिटल R बार से. बस इतना तुमको पता है. फॉर्मूला डिराइव तो करना नहीं, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लेट
और दिस इज वेरी गुड ट्रिक, क्योंकि ऑफ कोर्स योर बैच इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट, तो मोस्ट ऑफ यू बोर्ड्स के लिए आखिरी 15-20 दिन स्टडी करते हो, विच इज एक्चुअली सफिशिएंट। लास्ट वन टाइम रिविजन। वहाँ पे गलती क्या होती है, रटना बैठ जाते हैं, वो लिखना है, रटना वटना कुछ नहीं। दिख रहा है ना तुमको डायग्राम, दिख रहा है क्या क्या डायग्राम में, M1 M2 बराबर, M1 M2 R1 R2 बार और R बार बराबर। हाँ तो लिख दो, लेट M1 क्या है बता दो, M2 क्या है बता दो, R1 क्या है वो भी बता दो, R2 बार क्या है वो भी बता दो, R क्या है वो भी बता दो। व्हाट इज M1? मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फर्स्ट पार्टिकल। M2 क्या है? मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल। पार्टिकल व्हाट इज R1 बार? पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। व्हाट इज R2 बार? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल। What is R bar? Position vector of center of mass. Position vector of center of mass. बराबर, correct. In this case, position vector of center of mass is given by, बस ऐसा लिख देना, position vector of center of mass is given by position vector of COM is given by डायरेक्ट फॉर्मूला R बार इक्वल्स टू, बहुत सिंपल है वैसे, बाय द वे थोड़ा सा तुमको चैप्टर नंबर 1 क्लियर होगा तो फॉर्मूला याद रहेगा, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, चैप्टर 1 क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज चैप्टर 1? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, फिजिक्स में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे जो डायमेंशंस होते हैं वही राइट हैंड साइड पे भी डायमेंशन होते हैं। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा तुमने? R बार मतलब पोजिशन मतलब डिस्टेंस मतलब L/1, इतना याद है ना। तो ये आता है M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार, लेकिन ये मास इंटू डिस्टेंस है, और इधर कौन है? डिस्टेंस। इधर कौन है? मास इंटू डिस्टेंस। इधर कौन है? डिस्टेंस। इधर कौन है? मास इंटू डिस्टेंस। यहाँ कौन है? डिस्टेंस। तो डिवाइड बाय मास करना पड़ेगा ना, तो M1 प्लस M2 खत्म। पक्का श्योर। ये कितने पार्टिकल का सिस्टम था? 2। अगर मेरे पास 3 4 5 6 7 10 हो, n नंबर हो, 1000 नंबर हो, तो क्या? तो फॉर n पार्टिकल सिस्टम विथ masses M1 M2 Mn and position vectors R1 bar, R2 bar, Rn bar respectively. Then अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो R बार होगा ये क्या लिखोगे? M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस कितना? Mn Rn बार अपॉन M1 प्लस M2 प्लस तीन पार्टिकल सिस्टम होगा तो M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। पक्का? गुड। अब ये तुमको समझा है तो इस पर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो तुमको कुछ दिक्कत ही नहीं होने वाली। 10 पार्टिकल सिस्टम M1 R1 प्लस M2 R2 M10 R10 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 अप टू M10। ऐसा क्वेश्चन लूंगा मैं, आपका स्टेट बोर्ड का ही क्वेश्चन है वो, हम देखेंगे। पक्का गुड पक्का श्योर। अब अगर मैंने तुमको बोला कि 1000 पार्टिकल सिस्टम है तो तुम ऐसा 1000 टर्म लिखते बैठोगे क्या? नहीं। तो फिर हम यूज करते हैं समेशन कन्वेंशन। समेशन, क्योंकि सम प्लस हो रहा है। किसका प्लस हो रहा है? M और R के प्रोडक्ट का प्लस हो रहा है, राइट? करेक्ट? पक्का? I runs from 1 to n डिवाइड बाय नीचे किसका प्लस हो रहा है? सिर्फ मास का, तो I runs from 1 to n, this is equals to summation mi ri bar I runs from 1 to n डिवाइड बाय टोटल मास। क्योंकि M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 n टाइम्स तुम कर रहे हो तो तुम सारे ही पार्टिकल्स का मास का एडिशन करो तो वो क्या बन गया? टोटल मास।
पक्का? गुड गुड, श्योर श्योर। कुछ नहीं है नोटेशन से, सिर्फ आलसी लोग ऐसा नोटेशन यूज करते हैं, लेजी पीपल, ऑफ कोर्स लेजी। 1000 बार कौन लिखेगा? अब प्रोडक्ट के लिए दूसरा नोटेशन होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा तुमको, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा वो चीज़। सिर्फ नोटेशन चेंज होता है उसमें, वो प्रोडक्ट के लिए होता है, राइट। जेई में एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, लोगों को पता ही नहीं नोटेशन क्या है। चलो मैं बता देता हूँ आपको। प्रोडक्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ऐसा बताना है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 n टाइम्स, तो ऐसा लिखते हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं? पाई। हाँ, यहाँ पे पाई मतलब प्रोडक्ट होता है। पाई ऑफ आई रन्स फ्रॉम 1 to n, मतलब आई की पहली वैल्यू क्या है? 1। फिर पाई लिखा है तो मल्टीप्लाई करोगे, इंटू करोगे, इंटू आई की दूसरी वैल्यू क्या है? 2, फिर इंटू करोगे, आई की तीसरी वैल्यू क्या है? 3, तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ऐसा। तो ये नोटेशन होता है प्रोडक्ट के लिए, और ऐड करने के लिए होता है सिग्मा, समेशन नोटेशन। तो यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का, गुड। अब ऐसा है, कैसा है बताता हूँ, थोड़ा वापस इस पे आना पड़ेगा। अब ये जो ए पॉइंट था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1, z कोऑर्डिनेट है z1, और जो b है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है x2, y है y2 और z है z2। तो वैसे ही जो c है उसका भी तो कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, इसको बोलेंगे x सेंटर ऑफ मास, x cm, y cm और z cm, बराबर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर था ना, वेक्टर पूछा ही नहीं है, हमको सिर्फ इतना पूछ लिया पोजीशन, जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब क्या पूछा है? एक्स सी एम। या फिर पूछेंगे वाई कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या पूछा है? वाई सी एम। अब ये फॉर्मूला इसमें जहां भी तुमको आर आई दिख रहा है वहां पे क्या लिखोगे? एक्स आई, और वेक्टर हटा दोगे। तो अगर मुझे अगर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो नोटेशन लगभग वही है, समेशन एम आई। क्या लिखा था तुमने? आर आई बार, अभी आर आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्स आई, और बार मत लिखना। आई रन फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय टोटल मास या फिर समेशन एम आई, बराबर। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? समेशन एम आई वाई आई runs from 1 to n upon total mass. What will be the z coordinate of center of mass? Summation क्या? mi zi runs from 1 to n upon total mass, बराबर। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100% लॉक कर दे, लॉक। गुड, ठीक है। अब पिक्चर खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत सारा बाकी है। अब ध्यान दो, अभी आपको अगला टॉपिक मुझे पता है, उससे पहले देयर इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट। जब तुम मास की बात करते हो, मास, तो हम बात करते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन की। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज मास डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल हो सकता है मास है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, फिर वापस नहीं है। मतलब जब मास इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स हो और दो पार्टिकल्स में गैप हो, एम्प्टी स्पेस, ऐसे टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हो डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। और आप जो आगे मैथ्स में करियर करना चाहते हो, तुम नाम सुनोगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सुनोगे यार बाद में, कोई बात नहीं, सुनोगे। और फिजिक्स में तो थोड़ा सा लगने ही वाला है 12th में भी, तो ये होता है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज है नहीं है, चार्ज है नहीं है, Q1 नो चार्ज, Q2 नो चार्ज, Q3 ऐसा। तो जब मासेस इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स हो और दो पार्टिकल्स के बीच में खाली स्पेस हो, उसको क्या बोलते हो? डिस्क्रीट। दूसरा होता है, मतलब कैसा है? दूसरा भी होता है, दूसरा ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। मतलब क्या होता है कि मास इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, बीच में गैप है क्या? नहीं है। इसको बोलते हो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हो? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर। हमने जो सेंटर ऑफ मास फाइंड किया, जरा डायग्राम देख के बताओ।
ये डिस्क्रीटली था कि कंटिन्यूसली था? डिस्क्रीट, क्योंकि ए और बी के बीच में मास था क्या? नहीं। तो तुमने जितने भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखे वो सारे किसके हैं? डिस्क्रीट। इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट कैसे करना बता देता हूँ मैं। अगर मुझे एक्स सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो तुमने क्या लिखा? समेशन एम आई एक्स आई आई रन फ्रॉम 1 टू n अपॉन समेशन एम आई, या फिर टोटल मास। ठीक है, टोटल मास दिक्कत नहीं है, ऐसा है। अब इसको जब तुमको कंटिन्यूअस के लिए लिखना है, किसके लिए लिखना है? किसके लिए लिखना है? कंटिन्यूअस। सिर्फ नोटेशन चेंज है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ सबका ध्यान होना चाहिए। सबका मतलब सबका। सिर्फ करते क्या है, जहाँ पे समेशन है ना वहाँ पे इंटीग्रेशन लिखते हैं। बराबर। जहाँ पे एम आई है वहाँ पे डी एम लिखते हैं। पक्का? गुड। दिस डी एम इज नॉट इंस्टाग्राम वाला डी एम। डी एम मी फॉर मोर डिटेल्स, दैट इज नॉट डी एम। दिस डी एम इज, ये पूरे मास में एक छोटू सा मास, दैट इज कॉल्ड एज मास एलिमेंट, डी एम। जहाँ पे एक्स आई लिखा है वहाँ पे सिर्फ एक्स लिखते हैं। हो गया, खत्म, डन। दिस इज अ फॉर्मूला। तो m को क्या लिखते हैं? डी एम। एक्स आई को क्या लिखते हैं? एक्स। समेशन को क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन। डन। और ये तो टोटल मास है ना, ये क्या है? टोटल मास। इसको क्या लिख देंगे? कैपिटल एम। क्या बोल देंगे? कैपिटल एम। व्हाट विल बी वाई सेंटर ऑफ मास? इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन टोटल मास। व्हाट विल बी जेड सेंटर ऑफ मास? इंटीग्रेशन जेड डी एम अपॉन टोटल मास। बस खत्म, सिंपल सिंपल, पक्का पक्का। तो सेंटर ऑफ मास अगर टू पार्टिकल सिस्टम को फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर बताना पहले। कैपिटल आर बार इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 बार 2 बार अपॉन m1 प्लस m2। अगर यही n पार्टिकल के लिए करना है तो m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार अप टू mn rn बार डिवाइड बाय टोटल मास। और इसी को समेशन फॉर्म में लिखना है तो समेशन एम आई आर आई बार आई रन फ्रॉम 1 टू n अपॉन टोटल मास। अगर मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए तो समेशन एम आई एक्स आई आई रन फ्रॉम 1 टू n अपॉन टोटल मास। और सिर्फ y चाहिए तो कोऑर्डिनेट समेशन एम आई वाई आई आई रन फ्रॉम 1 टू n डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक। अगर मुझे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए z सेंटर ऑफ मास चाहिए तो इंटीग्रेशन z dm अपॉन टोटल मास। वेरी गुड, गुड 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 गुड। अब हमको देखना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब ऐसा है, ये डायग्राम मैं टेम्परेरी ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा मैं। सपोज मेरे पास एक सिस्टम है n पार्टिकल्स का। सपोज इमेजिन m1 m2 m3 m4 ये सब उनके मासेस है। r1 बार r2 बार r3 बार ये पोजीशन वेक्टर्स है। अब यहाँ पे ये आ गया सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कैपिटल आर बार। क्या होता है? कैपिटल आर बार। मैं डिराइव भी कर सकता हूँ, मैं डिराइव करके ही देता हूँ तुमको, जरूरत नहीं पड़ती डिराइव करने की, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा सिस्टम, अब तक हमने जो सिस्टम लिया था वो रेस्ट पे था, क्यों? क्योंकि तुम उसका पोजीशन बता रहे हो। पोजीशन कब बताते हो? जब रेस्ट पे हो, है ना? अपने घर का लोकेशन भेजते हो ना, तो लोकेशन बताओ, भेजते हो क्योंकि तुम्हारा घर रेस्ट पे है, वो चल फिर रही ना यहाँ पे। नहीं तो अगर यहाँ जाता तो क्या करते फिर? लाइव लोकेशन। पक्का? तो करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन तुमको पता होना चाहिए। लाइव इज बिकॉज ऑफ कोर्स यू मूव, और मोस्टली करंट लोकेशन तुम तब भेजते हो, मैं इधर ही बैठे रहने वाला हूँ, किसी को यहाँ बुलाना है, मतलब रेस्ट पे हो। तो पिछला केस था जिसमें पार्टिकल्स कैसे थे? रेस्ट पे थे, मतलब सिस्टम कैसा था? रेस्ट पे था। और रेस्ट पे सिस्टम कब होता है? इक्विलिब्रियम। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि सिस्टम मूव हो रहा है, मतलब सिस्टम का हर एक पार्टिकल मूव हो रहा है।
सिस्टम का हर एक पार्टिकल मूव हो रहा है तो हर एक का वेलोसिटी भी होगा। तो पहले पार्टिकल का वेलोसिटी होगा v1 बार, दूसरे का क्या होगा v2 बार, तीसरे का क्या होगा v3 बार, बराबर, करेक्ट। तो जब सिस्टम मूव रहा है तो सेंटर ऑफ मास रह जाएगा क्या? नहीं, सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, मूव होगा। क्या होगा, मूव होगा। तो if v1 bar, v2 bar up to vn bar are the velocities of particles of masses m1, m2, mn respectively, then the velocity of center of mass is given by, then the velocity of center of mass is given by vcm bar equal to what, m1 v1 बार पहले क्या था, m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार अप टू mn rn बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। यहाँ पे जहाँ पे r1 r2 r3 लिखा था वहाँ पे v1 v2 v3 लिख दो। तो m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस 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 mn vn बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 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 mn। अब कोई बोलेगा पर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हमको पता करना है, पता कर लो, क्या क्या दिक्कत है। व्हाट वाज आर बार, m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस 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 mn rn बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, 100%। व्हाट इज वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, यही होता है ना, डेफिनेशन है ये तो, है कि नहीं, डी आर बार बाय डी टी, डी आर बार बाय डी टी, डी आर बार बाय डी टी। तो डेरिवेटिव लोगे, किसका डेरिवेटिव लोगे, इस पूरे का, तो इस पूरे का डेरिवेटिव लोगे, तो इसका लोगे डेरिवेटिव। अब आपको तो पता ही है, क्या पता है आपको, आपको पता है क्या, पता है आपको, कांस्टेंट डेरिवेटिव के कहाँ जाता है, बाहर। तो ये जो डिनोमिनेटर है कांस्टेंट है ना, टोटल मास ऑफ सिस्टम है वो कांस्टेंट है, वो कहाँ आएगा, बाहर, वो पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन m1 प्लस m2 कब तक, mn तक। फिर डेरिवेटिव लोगे किसका, m1 r1 बार प्लस प्लस मतलब पहले का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, ऐसा है ना। तो पहले का डेरिवेटिव लोगे क्या आएगा, m1 r1 बार प्लस सेकंड का क्या आएगा, m2 r2 बार। लेकिन ये m1 m2 m3 भी क्या है, कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, हाँ कि ना, हाँ हाँ हाँ, गुड। तो व्हाट इज डी आर वन बार बाई डी टी, पहले पार्टिकल का वेलोसिटी v1 बार, दूसरे का क्या आएगा m2 v2 बार, तीसरे का क्या आएगा m3 v3 बार। यह सब करने के बाद तुमको अल्टीमेटली पता क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। पक्का, गुड गुड। अब मुझे बताओ इसको तुम समेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे, समेशन mi vi बार i runs from 1 to n अपॉन समेशन mi i runs from 1 to n। पक्का 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 पक्का, श्योर 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 श्योर। और डिनोमिनेटर क्या है, टोटल मास है, तो समेशन mi vi बार i runs from 1 to n अपॉन टोटल मास। पक्का। अब ये जो तुम v1 बार लिख रहे थे पहला पार्टिकल, v2 बार लिख रहे थे सेकेंड पार्टिकल, ये मोशन 3D मोशन है। और अगर मोशन 1D हो तो वेलोसिटी में एक ही कंपोनेंट होता है, अगर x डायरेक्शन में है तो x कंपोनेंट, y में मोशन है तो y कंपोनेंट, और z में है तो z कंपोनेंट। अगर मोशन 2D हो, 2D टू डायमेंशनल, तो वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होते हैं, अरे ओ सांबा कितने कंपोनेंट्स थे। I don't watch movies but I remember some infamous dialogues। अगर 2D मोशन है तो 2 कंपोनेंट्स, कितने, 2, 3 है तो कितने,
3। तो ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के भी कितने कंपोनेंट्स है? 3। तो हमको अगर 3 कंपोनेंट्स में से कोई भी एक पूछा होगा, हो सकता है बोला होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या बताओ? x कंपोनेंट। तो पता है क्या लिखोगे? यही फॉर्मूला लिखोगे, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जब तुम कंपोनेंट लिखते हो ना तो वेक्टर फॉर्म नहीं लिखना पड़ता है। तो MI/VI x I runs from 1 to n अपॉन टोटल मास। तो मुझे कौन बताएगा what will be y component? Summation MI/VI y I run from 1 to n upon total mass, right? टोटल मास को तुम समेशन लिख सकते हो। What will be y सेंटर ऑफ मास का z कंपोनेंट? summation MI/VI z I runs from 1 to n upon total mass। अब अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का सिर्फ x कंपोनेंट चाहिए, x, वैसे मैं पूरा भी निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, इसको भी लिख सकता हूँ मैं, पर ठीक है, x तो x चाहिए। तो इधर क्या है? समेशन। इधर क्या होगा? इंटीग्रेशन। इधर m है, इधर कौन होगा? dm। इधर v का x कंपोनेंट तो कौन होगा? vx। और नीचे होगा इंटीग्रेशन dm। बस ये फिर टोटल मास कैपिटल M। पक्का पक्का। What about y coordinate? Integration vy dm upon integration dm. What about z coordinate? vz dm upon integration dm। पक्का पक्का, गुड। अब तक मैंने कहीं नहीं बोला कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। मतलब अब तक जो पहले 2 केस थे, पहले केस में तो सिस्टम रेस्ट पे था, तो इक्विलिब्रियम तो था ही, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे कब होता है? जब फोर्स ही एक्ट नहीं होता है। और दूसरे केस में सिस्टम मूव हो रहा है, यस, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, नो। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्शन क्या है? 0। तो भी क्या है? इक्विलिब्रियम है। लेकिन इमेजिन अब पूरे सिस्टम पे फोर्स लगने लग गया। अगर सिस्टम पे फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं, चेंज होगा क्या? हाँ, तो चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो तो उसको क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन। तो देखो अगला टॉपिक है क्या? हाँ, क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये टॉपिक इतने सिंपल है, एक टॉपिक उठाओ, मैं बताता हूँ कितने सिंपल है। मैं वापस बोल रहा हूँ, तुम अननेसेसरली डरते हो, यू आर अफ्रेड ऑफ अ सब्जेक्ट जिसको तुमने पढ़ा नहीं, जिसको तुमने समझा नहीं, उससे डरते हो। इट्स अ सब्जेक्ट विच इज एक्चुअली सिंपल, बहुत सिंपल। मैं तो आखिरी 15 दिन में पढ़ा था, वो भी दिन में 3 घंटे मैक्सिमम। क्यों? आई एम टेलिंग यू, ये ना दिमाग बहुत कम खा पाता है। थैंक गॉड आई डिड नॉट टेक एनी थ्योरी सब्जेक्ट, क्योंकि थ्योरी याद रखने में ही आधा जिंदगी निकल जाएगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है, समझा ना? लिखो, क्या समझा? क्या समझा तुमको? अभी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? तो हर एक पार्टिकल क्या हो रहा है? बस वही उठाया, नाम चेंज किया, काम हो गया। लेट a1 बार, a2 बार, an बार, a1 बार, a2 बार, an बार up to an बार are the velocities के acceleration of the particles of masses m1, m2, m3, mn respectively. Then acceleration of center of mass, acceleration of center of mass is given by same formula, same क्या लिखा था तुमने यहाँ पे? m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn। यहाँ क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे? m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस 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 mn an बार अपॉन
m1 प्लस m2 अप टू mn। इसको समेशन कन्वेंशन में कैसे लिखोगे? समेशन mi ai बार I runs from 1 to n अपॉन समेशन mi I runs from 1 to n। चलो इसको अभी हम लोग जरा कंटिन्यूअसली लिख लेते हैं, फिर कंपोनेंट्स करते हैं, कंपोनेंट बाद में करेंगे। फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ओके, तो व्हाट विल बी ए? वेक्टर फॉर्म मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन एम आई की जगह पे डी एम और ए आई की जगह पे ए अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, बराबर। अभी एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स अलग अलग करके बताना दोनों के लिए। किसके किसके लिए? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट से। व्हाट अबाउट डिस्क्रीट का एक्सप्रेशन का एक्स कंपोनेंट? समेशन एम आई ए आई एक्स आई रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन समेशन एम आई रन्स फ्रॉम 1 to n। इधर टोटल मास लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। व्हाट अबाउट y एंड व्हाट अबाउट z? बताओ। जहाँ x है वहां पे बस डन डन डन, खत्म खत्म खत्म। y z z, पक्का? श्योर श्योर, गुड गुड। हाउ अबाउट कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस a center of mass x equals to integration ax dm upon integration dm। a center of mass y integration ay dm upon integration dm। a center of mass z integration az dm upon integration dm, बराबर? पक्का पक्का, गुड। So that is the end of theory part of this chapter. I know this center of gravity मुझे पता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हर साल रीडिंग असाइनमेंट देता हूँ, 2 लाइन है, मतलब 2 लाइन मतलब काइंड ऑफ अ पैराग्राफ। तो नहीं समझा तो यू कैन आस्क मी, बट इट इज नथिंग। सेंटर ऑफ मास समझा है क्या? हाँ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने आप समझ में आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।